हेलो बच्चों, मैं राहुल सर। आज मैं आपको बताने वाला हूं और सिखाने वाला हूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हर छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट बात इसमें शेयर की जाएगी। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट हो और समझ में ना आए तो वो कमेंट कर सकता है, कमेंट करेगा और क्वेश्चन पूछेगा तो उसको उसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आए जो मैं पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे बात हो रही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। किसकी बात हो रही है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन है क्या। देखो, क्लासिफिकेशन मीन है कि ग्रुपिंग। क्या करना है? ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स on the basis of their similarity in properties। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज। मतलब कि एलिमेंट्स को उनकी सिमिलरिटी के बेस पे क्या कर देना? ग्रुप में डाल देना। ठीक है, प्रॉपर्टी की जो सिमिलरिटी है उसके बेस पे उनको ग्रुप में डालना ही क्या है? क्लासिफिकेशन है। और इसमें एक पॉइंट उठता है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन कि भाई हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? वो हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअल एलिमेंट्स। कि अलग अलग एलिमेंट्स की स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए क्या कर दिया? इनकी सिमिलरिटी किसपे? प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी के बेस पे इनको क्या कर दिया? ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब इसका बेस क्या है? अब इसी क्वेश्चन से पूछ लेगा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताओ क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। कि इनकी जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, प्रॉपर्टी के बेस पे, सिमिलरिटी के बेस पे इनको ग्रुप में डाला गया। ये इसका क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, समझ में आया? ये पॉइंट्स नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब बात ये आती है कि सबसे पहले इन एलिमेंट्स को ग्रुप में किसने डाला? इनको क्लासिफिकेशन करने की कोशिश किसने की? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1803 में किसने? 1803 में किसने? डाल्टन डाल्टन ने एक टेबल जो है वो पब्लिश की। एक टेबल क्या की? पब्लिश की, जिसमें किसके बेस पे उसमें एलिमेंट्स ने फिट किए हुए थे? एटॉमिक मास। किसके बेस पे? एटॉमिक मास के बेस पे इन्होंने इसको क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया था। अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था इनको, एलिमेंट्स को। 1803 में किसने करा था? डाल्टन ने करा था। क्या करा था? टेबल पब्लिश की थी। किसके बेस पे की थी? एटॉमिक मास के बेस पे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करेंगे डोब्रेनल लॉ ऑफ ट्राइड्स। डोब्रेनल लॉ ऑफ ट्राइड्स, देखो इसको समझना ध्यान से।
दो ब्रेनर लो ट्राइड्स। देखो इसकी जो टेबल है, टेबल बनाते हैं पहले इसकी। मैं टेबल बना देता हूं, एक मिनट। तो बच्चों हम बात करेंगे इसमें डोब्रेनर लॉ ऑफ ट्राइड्स, किसके बारे में? डोब्रेनर लॉ ट्राइड्स। देखो इसमें मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि जो डोब्रेनर है इनका ये कहना था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको इन्होंने तीन तीन के ग्रुप में बांटा था। कितने के ग्रुप में? तीन तीन के ग्रुप में। जैसे कि एक ग्रुप था इनका लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ठीक है, इन तीन का एक ग्रुप था। तो इन्होंने कहा कि ये जो मेरा ग्रुप है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इनको रखा है, और इसके पहला जो ग्रुप का पहला और तीसरा एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास का जो एवरेज आएगा, सम का जो एवरेज आएगा, मतलब सम करके जो एवरेज निकलेगा वो इसके मिडल टर्म यानी कि इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। वो देखो अब कैसे, जो लिथियम होता है, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7। सोडियम का कितना होता है? 23। और कैल्शियम का कितना होता है? 39। ठीक है। अब हमें जो ये कह रहा है, यानी यहाँ पे हमारे क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए। ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। क्या हो गया? एटॉमिक मास। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान रखना। दूसरा एवरेज, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज है। क्या है? एवरेज, जो हम निकालेंगे यहां। अब देखो कैसे निकालना है भाई। 7 + 39 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया? 46। 39 + 7 46 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ गया? 23। यानी ये तो आ गया। ठीक है। तो डोब्रेनर लॉ ऑफ ट्राइड्स का ये कहना था कि जो उसने अपनी टेबल प्रेजेंट की थी उसमें जो उसके एलिमेंट्स थे वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। तीन तीन का ग्रुप ऐसा बना हुआ था कि जिसमें कि पहले और तीसरे उस ग्रुप के जो भी ग्रुप बनाए हुए थे उनके पहले और तीसरा जो ग्रुप था, मतलब पहला और तीसरा जो एलिमेंट था उनका जो एटॉमिक मास का जो एवरेज था, जो जैसे मैंने निकाला एवरेज, ठीक है, वो उसके मिडल टर्म यानी कि मिडल एलिमेंट, यानी जैसे यहाँ पे सोडियम है मिडल में, उसके एटॉमिक मास के इक्वल था। यही इसका डोब्रेनर का कहना था। अब इसमें लिमिटेशन थी। क्या था? लिमिटेशन थी। लिमिटेशन मतलब कमियां थी। क्या कमियां थी? कि उस समय पे जितने भी एलिमेंट्स पाए गए थे वो सभी इसकी टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उसमें फिट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये है हमारा डोब्रेनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। तो बच्चों अगर ये समझ में आ रहा हो तो, अगर आपको मेरे बातें जो मैं सिखा रहा हूं आपको अगर वो समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो बच्चों मैं बताऊंगा आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो ऑक्टेव्स मतलब ऑक्टेव का मतलब क्या? 8। ठीक है। अब इनका कहना क्या था कि एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने भी क्या करा? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अपने टेबल में फिट किया, लेकिन इनकी जो टेबल थी वो थी ऑक्टेव। यानी कि इन्होंने ऐसा कहा कि जो इनका 8वां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के बराबर ही इनके सेम उसकी प्रॉपर्टी होगी जो इनकी टेबल है। देखो समझते हैं कैसे। इन्होंने कहा जैसे एक म्यूजिक नोट्स होता है। क्या होता है? म्यूजिक का नोट्स होता है। वो नोट्स क्या है? सा रे गा मा पा दा नी सा। यानी इनका कहना यह है कि जिस प्रकार
ये रिपीट में आएगा, नोट्स रिपीट में आएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, निशा, यानी कि जो सा पे आएगा दोबारा से, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। मतलब आप कहीं से भी शुरू करो तो इनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या करेगी, सेम रिपीट करेगी 8वें पॉइंट के हिसाब से, 8वें नंबर पे, 8 पे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। तो ये कह रहा है जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये जब हाइड्रोजन का हो गया सा रे गा मा पा धा नी, यानी 7 नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो दोबारा से ये आएगा, यहाँ जो आएगा वो 8 होगा। यहाँ पे जैसे भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे आ गया। तो यानी पहला और 8वां इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। तो कहीं ना इस तरीके से इन्होंने क्या करा, न्यूलैंड्स लॉ ने इस तरीके से अपनी एक टेबल बनाई जिसे कहा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। और इसकी लिमिटेशन यही है कि उस समय पे जितने भी एलिमेंट्स थे वो सभी इस टेबल में फिट नहीं बैठ रहे थे, इस रूल पे सेट नहीं बैठ रहे थे, ठीक है। किस आधार पे कराइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सारे गामा पादानी सा। ध्यान रखना कि पहला टर्म जो होगा, पहला एलिमेंट क्या होगा, वो उसके 8वें एलिमेंट के बराबर समान ही उसकी प्रॉपर्टी होगी। ये किसका कहना है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का कहना है, ठीक है। समझ में आया, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक भी करते रहो वीडियो।